हेलो एवरीवन, दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ वाटर और हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। तो सबसे पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअली एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो कंबाइन होता है किसी मॉलिक्यूल्स के साथ और उसी का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। मींस वो मॉलिक्यूल का ही एक पार्ट होता है, वो अलग से मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल CuSO4.5H2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हैं। तो ये क्या है? इसका एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। इंटीग्रेटेड पार्ट मीन्स कि ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स कॉपर सल्फेट के साथ ही होंगे। तो हर कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल 5 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होके एक हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट फॉर्म करेगा। तो ये क्या है? ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट नहीं है, ये कंबाइंड है कॉपर सल्फेट के साथ। उसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं आपके पास, जैसे Na2SO4.10H2। तो यहाँ पे ये 10 वाटर मॉलिक्यूल एक सोडियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके एक हाइड्रेटेड सॉल्ट फॉर्म करेंगे। अगर आपको इसका कॉमन नाम पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में इसका नाम बताइए। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस सब्सटेंसेस। तो वो सब्सटेंसेस जिनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस। जैसे ये कॉपर सल्फेट .5H2, तो ये क्या है? एक हाइड्रेटेड सब्सटेंस है। उसी तरीके से Na2SO4.10H2, ये भी क्या एक हाइड्रेटेड सब्सटेंस है। तो कोई भी सब्सटेंस जिस पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जिसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड सब्सटेंस। तो एनहाइड्रस सब्सटेंस क्या होता है? एनहाइड्रस सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर चुके होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे हर मॉलिक्यूल के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो वो सब्सटेंसेस जो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करते हैं तो वो हाइड्रेटेड से कन्वर्ट हो जाते हैं एनहाइड्रस सब्सटेंसेस में। तो उन सब्सटेंसेस को फिर हम कहते हैं एनहाइड्रस सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट .5H2, तो CuSO4.5H2। अगर आप इसको हीट करोगे तो ये फॉर्म करेगा CuSO4 + 5H2। नाउ अगर आप इसकी बात करोगे CuSO4.5H2, तो ये हाइड्रेटेड, और ये क्योंकि हीट करके इसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर दिया, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करने के बाद ये बन जाएगा एनहाइड्रस। तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्या क्या डिफरेंस होता है? पहली चीज़ कि जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं ये हमेशा होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जबकि ये एनहाइड्रस सब्सटेंसेस जो होते हैं ये होते हैं अमॉर्फस फॉर्म में, अमॉर्फस पाउडर की फॉर्म में, जबकि ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। उसी तरीके से देयर मे बी अ चेंज इन कलर, कलर का चेंज भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे कलर चेंज होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट का कलर ब्लू होता है जबकि एनहाइड्रस सॉल्ट का कलर होता है वाइट। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस। एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें अगर हम एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करें तो वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर लेते हैं और फॉर्म करते हैं एमॉर्फस पाउडर। तो जैसे कि कॉपर सल्फेट इसका एक एग्जाम्पल है। उसी तरीके से Na2SO4.10H2 ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो ये सब हो गए आपके एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस। तो एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस क्या करते हैं? एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर आप एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करो तो वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एटमॉस्फेयर में लूज कर देते हैं और फॉर्म करते हैं एमॉर्फस पाउडर। नेक्स्ट टॉपिक है डीलिक्विसेंट सब्सटेंसेस। तो डीलिक्विसेंट सब्सटेंसेस अपोजिट होते हैं एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस का। डीलिक्विसेंट सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर आप एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करो तो वो एटमॉस्फेयर से वाटर मॉलिक्यूल्स मींस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसमें डिसॉल्व होकर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म कर देते हैं। इसका मतलब डीलिक्विसेंट सब्सटेंसेस अगर वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किससे? सॉलिड से सॉल्यूशन की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल इसके काफ़ी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे FeCl3, और उसके अलावा और एग्जांपल्स हैं जैसे NaOH। तो ये एग्जांपल्स हो गए डीलिक्विसेंट सब्सटेंसेस के। इसके बाद आपके पास आते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस।
तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सब्सटेंस एटमॉस्फेयर से वाटर मॉलिक्यूल्स मींस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस है डीलिक्विसेंट और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के बीच में कि डीलिक्विसेंट सब्सटेंसेस भी वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं मींस मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, डीलिक्विसेंट सब्सटेंसेस उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और स्टेट चेंज कर देते हैं मींस वो सॉल्यूशन फॉर्म कर देते हैं, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते हैं। अगर वो सॉलिड हैं तो सॉलिड ही रहेंगे, लिक्विड हैं तो लिक्विड ही रहेंगे। जैसे एग्जांपल है सिलिका जेल। तो सिलिका जेल क्या है, एक एग्जांपल है किसका, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस का। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई बैग्स या फिर बॉटल्स वगैरह कुछ खरीदते हो तो उसमें छोटे पैकेट्स होते हैं जो कि होते हैं सिलिका जेल के। जैसे लैपटॉप्स वगैरह आप खरीदते हो तो उसमें जो बैग्स वगैरह होते हैं तो वो होता है सिलिका जेल। और सिलिका जेल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और आपके जो भी आइटम्स हैं उनको मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है। उसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे P2O5 दैट इज़ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड और CaCl2 एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये भी एग्जांपल है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस का। उसी तरीके से अगर लिक्विड की बात करें तो H2SO4 क्या है, एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये लिक्विड स्टेट में होगा, ये सॉलिड स्टेट में होंगे। देन हमारे पास आता है ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट का जैसे नाम से क्लियर पता चल रहा है, ड्राइंग मीन्स जो दूसरों को ड्राई करते हैं। तो जो सब्सटेंसेस दूसरों को ड्राई करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग एजेंट। तो आप कह सकते हो वो सब्सटेंसेस जो दूसरे सब्सटेंसेस से वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं और उनको ड्राई करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं ड्राइंग एजेंट्स। सो बेसिकली ड्राइंग एजेंट्स हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस ही होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और ड्राइंग एजेंट भी क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस को ही यूज़ किया जाता है एज ड्राइंग एजेंट। जैसे P2O5 CaCl2, तो ये किसी भी सब्सटेंस में अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करने के काम आते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। तो डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस से कंपोनेंट्स ऑफ वाटर क्या होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही दो कंपोनेंट्स हैं, यही दो एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो बेसिकली डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स किसी सब्सटेंस से वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं जबकि उनमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता नहीं है, वो अलग सब्सटेंस की फॉर्म में होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, C6H12O6 ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। अगर इसमें आप यूज़ करोगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो ये क्या करता है, इससे कंपोनेंट्स ऑफ वाटर क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको अलग कर देता है। तो क्या फॉर्म करता है इससे 6C + 6H2O। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने क्या किया, कंपोनेंट्स ऑफ वाटर को रिमूव कर दिया और रिमूव करके क्या फॉर्म किया, वाटर फॉर्म किया, जबकि इसमें वाटर होता भी नहीं है। फिर भी ये जो भी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको रिमूव करके वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में सेपरेट कर देता है। तो उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। जबकि ड्राइंग एजेंट्स में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स की ही फॉर्म में होता है और तब ड्राइंग एजेंट्स उस मॉइस्चर को रिमूव करते हैं, उन वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करते हैं। लेकिन डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ वाटर को भी रिमूव कर देते हैं जबकि वो वाटर की फॉर्म में होता भी नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे C2H5OH। तो यहाँ पे भी अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और ये फॉर्म करता है C2H4 + H2O। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स की ही फॉर्म में रिमूव करेगा वाटर के कंपोनेंट्स को। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। हाँ, अब आपको इन दो सब्सटेंसेस के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखनी है। तो एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टी होती है, जब ये मॉइस्चर, एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टी होती है कि जब इन्हें हम एटमॉस्फेयर में, तो एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टी होती है कि इन्हें हम जब एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं तो ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एफ्लोरेसेंस, इसको हम लोग बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। तो एफ्लोरेसेंस इनकी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस एफ्लोरेसेंस कब शो करेगा, तो उसकी कंडीशन होती है। दो जगह जहाँ पे
चाहे सब्सटेंस में हो या फिर एटमॉस्फेयर में हो। तो सब्सटेंस के अंदर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और एटमॉस्फेयर में वाटर मॉइस्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कम होता है, इसका मतलब अगर ड्राई टाइम है, मीन्स जैसे समर टाइम होता है, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी ड्राई होता है, तो ड्राई कंडीशन में एफ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में वेपर प्रेशर होता है, क्योंकि वाटर मॉइस्चर वेपर की फॉर्म में बहुत कम होता है और वेपर कम होता है तो ये सब्सटेंसेस इजीली मॉइस्चर को, वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में। तो एफ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी आपको ड्राई टाइम में ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे रेनी सीजन है जहाँ पे कि मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में, तो ऑलरेडी काफ़ी मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। और वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर का ज़्यादा होगा तो इसको जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी सब्सटेंस से। तो इसीलिए ड्यूरिंग रेनी सीजन आपको एफ्लोरेसेंस बहुत कम ऑब्जर्व करने को मिलेगा। दूसरा है डीलिक्विसेंट सब्सटेंसेस शो करते हैं जिस प्रॉपर्टी को हम उसको कहते हैं डीलिक्विसेंस। तो ये डीलिक्विसेंट सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये जब एक्सपोज होते हैं एटमॉस्फेयर में तो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसमें एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो ऑब्वियसली ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर तब ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर ड्राई डेज है, मीन्स समर के टाइम पे क्योंकि मॉइस्चर बहुत कम होता है तो आपको डीलिक्विसेंस बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप रेनी सीजन की बात करें क्योंकि उस समय मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में, तो ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एफ्लोरेसेंस और डीलिक्विसेंस कब ज़्यादा शो होता है। हाउएवर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है नहीं। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस थे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।